ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जर्नल एंट्रीज चैप्टर पे। ये वाला टॉपिक भी आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। ये हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा आई गेस। टॉपिक नंबर 3 तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट था। ये हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा। इसको हम लोग बोलेंगे परचेज ऑफ एन एसेट। ये हमारा टॉपिक है परचेज ऑफ एन एसेट। अब इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल्स हैं इफ अ न्यू एसेट is purchased, ये आपने पहले कभी नहीं सुना है, ध्यान से सुनना। If a new asset is purchased and some expenses are paid incidental to the purchase of asset, if a new asset is purchased and some expenses are paid incidental to the purchase of asset, then those expenses are not recorded separately, though the expenses are not recorded separately, but they are added to the value of the asset. मैं एक बार फिर से रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। If a new asset is purchased and some expenses are paid incidental to the purchase of asset, then though the expenses are not recorded separately, but they are added to the value of the asset. हिंदी में जब भी हम लोग कोई नया एसेट खरीदते हैं और नया एसेट खरीदते टाइम कोई भी एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं, वो एक्सपेंसेस हम लोग अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उन एक्सपेंसेस को हम एसेट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। इसके मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूं, बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। मशीनरी प्लस वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मतलब हमने एक मशीन खरीदी, मैं अमाउंट्स के साथ भी बताऊंगा, ज्यादा मजा आएगा। हम लोगों ने एक मशीनरी खरीदी और मशीनरी खरीदते टाइम हमने उस मशीन को इंस्टॉल करवाने का खर्चा भी पे किया। तो मशीन तो हमने खरीदी, सपोज करो हमने मशीन खरीदी 95,000 रुपीज की और हमने मशीन को इंस्टॉल करवाने का खर्चा पे किया 5,000। तो हमारे अकाउंट्स में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो मशीनरी थी वो 1 लाख रुपीज की थी। मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मशीन 95,000 की थी, नहीं, हम ऐसा बोलेंगे कि मशीन 1 लाख की थी। मतलब मशीन 95,000 की प्लस 5,000 उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमारी टोटल मशीन 1 लाख रुपीज की थी। तो इसी को मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखा है कि जब भी हमने कोई नया एसेट खरीदा हो और नया एसेट खरीदते टाइम कोई भी एक्सपेंसेस हम लोगों ने पे किए हो, तो ये जो एक्सपेंसेस है ये एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। मतलब ये जो 5,000 है वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, ये 5,000 हम लोग अलग से कहीं पे भी डेबिट नहीं करेंगे। वेजेस शब्द कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। अगर हमने मशीन खरीदी है तो वेजेस मशीन के अंदर ही प्लस हो जाना चाहिए, वेजेस को अलग से नहीं लिखना है, ठीक है। और बहुत सारी बातें ध्यान से सुनते जाना। 2-3 एग्जांपल और बताता हूं। अब एग्जांपल टू, अगर हम लोगों ने कोई बिल्डिंग खरीदी, ऑब्वियसली कोई भी बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते टाइम कुछ लीगल चार्जेस होते हैं, स्टैंप ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की जो हमको पे करनी पड़ती है। तो बिल्डिंग खरीदना और उसके साथ लीगल चार्जेस पे करना, इन दोनों को प्लस करके ही लिखेंगे। हम लीगल चार्जेस को अलग से डेबिट नहीं करेंगे। बिल्डिंग खरीदते टाइम लीगल चार्जेस पे किया है तो लीगल चार्जेस को अलग से डेबिट नहीं करेंगे, बिल्डिंग में ही प्लस कर देंगे। एक और एग्जांपल बता दूं, शेयर्स मतलब ये एक तरीके का हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। शेयर्स खरीदना ये एक तरीके का हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब भी हम लोग शेयर्स खरीदते हैं तो कंपलसरी उसके साथ हमको ब्रोकरेज पे करना ही होता है, कंपलसरी। तो अगर हमने शेयर्स खरीदे और उसके साथ हमने ब्रोकरेज पे किया तो ब्रोकरेज अलग से डेबिट नहीं होगा, ब्रोकरेज जो है वो शेयर्स की वैल्यू में ही ऐड हो जाएगा। एक और एग्जांपल बता देता हूँ। कोई भी व्हीकल हमने खरीदा और व्हीकल खरीदते टाइम उसका व्हीकल का आरटीओ चार्जेस या व्हीकल की एक्सेसरीज, व्हीकल खरीदते टाइम
आरटीओ चार्जेस या व्हीकल की एक्सेसरीज, ये सब हम व्हीकल की वैल्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक दो जर्नल एंट्री प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, जरा और आइडिया आपकी क्लियर हो जाए। बेसिकली मैं फिर से वही रूल बोल रहा हूँ कि कोई भी नया एसेट खरीदा हो, कोई भी एसेट खरीदा हो, उसके साथ हमने एसेट खरीदते टाइम कोई ना कोई खर्चे होते ही हैं, कोई भी एसेट खरीदते हैं उसके साथ खर्चे साथ में होते ही हैं। उन खर्चों को, उन एक्सपेंसेस को अलग से डेबिट नहीं करना है, एक्सपेंसेस को एसेट की वैल्यू में ऐड कर देना है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे मैं डेट 1 में लिख देता हूं, परचेज्ड मशीनरी of rupees 95,000 and paid rupees 5,000 as wages for the installation of machinery। मतलब हमने मशीनरी खरीदी 95,000 के और साथ में 5,000 हमने दूसरा भी पे किया मशीन को इंस्टॉल करवाने का खर्चा। अब इसकी जर्नल एंट्री, जर्नल ऑफ, यहाँ पे ओनर का नाम हमको नहीं मालूम है तो डैश डैश कर देंगे। फॉर द मंथ ऑफ, मंथ भी नहीं मालूम है, उधर डैश डैश कर देंगे। अब डेट में लिखेंगे 1, डेट में 1 हम लिखेंगे कि मशीनरी हमने खरीदी, तो ऑब्वियसली डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी हमारा एसेट है, तो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचते हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आप मॉडर्न अप्रोच से सोचते हो तो मशीनरी हमारा एसेट है, और कोई भी एसेट जब बढ़ेगा, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है। तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस, मतलब इसके अंदर 95,000 जो मशीन की वैल्यू है वो भी आ गया और 5,000 जो वेजेस है वो भी आ गया। टोटल मशीनरी 1 लाख रुपीस डेबिट। क्रेडिट में मैं डैश डैश कर दूंगा। अच्छा, अभी ये मशीन हमने कौन से आदमी से खरीदी, कौन से पर्सन से खरीदी, उसका नाम नहीं दिया हुआ है। अगर पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब हमारा कैश गोज आउट। पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है कि ये मशीन हमने कहाँ से खरीदी, तो अगर पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ट्रेडिशनल अप्रोच, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में ऐसे बोलते हैं कि कैश हमारा एसेट है, एसेट्स का क्रेडिट साइड पे माइनस होता है, तो कैश हो जाएगा 1 लाख रुपीस क्रेडिट, क्रेडिट मतलब माइनस, तो मशीनरी कम्स इन, कैश गोज आउट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नरेशन में बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड पेड वेजेस फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। अब आप देखोगे ना आंसर में कहीं पे भी, हमारी जर्नल एंट्री में कहीं पे भी वेजेस शब्द है ही नहीं। वेजेस मैंने वेजेस डेबिट किया है, ना मैंने वेजेस को क्रेडिट किया है, कहीं पे भी वेजेस है ही नहीं। मैंने इस 1 लाख रुपीस के अंदर 95,000 भी लिख दिया, 5,000 भी लिख दिया, वेजेस मैंने कहीं पे भी अलग से रिकॉर्ड किया ही नहीं। अब क्योंकि बच्चों को हार्ड आ जाता है तो इजी भूल जाते हैं, तो मैं इजी वाला भी बता देता हूँ। अगर डेट 2 पे, अगर डेट 2 पे क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है पेड वेजेस रुपीस 2,000, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, अलग से सेकंड डेट पे लिखा हुआ है पेड वेजेस रुपीस 2,000, अलग से लिखा हुआ है। अब सेकंड डेट में तो मैंने कोई मशीन वगैरह नहीं लिखी है, ये मैं जानबूझ के बहुत इजी वाला बता रहा हूँ, जैसे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, आपको डिफरेंस पता चले। अब सेकंड डेट में लिखा हुआ है कि हमने वेजेस पे किया 2,000, बस सिंपल, हमने वेजेस पे किया 2,000। अब सेकंड डेट में तो कोई मशीन वगैरह नहीं है, सेकंड डेट में कोई मशीन नहीं है, इसका आंसर कैसे होगा? तो इसका आंसर मैं लिख के बताता हूँ, सुनना ध्यान से। सेकंड डेट में हमने वेजेस पे किया 2,000, ये क्वेश्चन देखो, पेड वेजेस रुपीस 2,000, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब वेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होते हैं, तो मैं लिखूंगा 2,000 रुपीस, 2,000 रुपीस। यहाँ पे मैं सेकंड नंबर डेट में वेजेस को वेजेस ही लिखूंगा। ये होता है कि भाई बहुत हार्ड आ गया तो इजी भी आना चाहिए,
हमेशा वेजेस को मशीन में प्लस नहीं करते हैं। रूल समझो, हमेशा वेजेस को मशीन में प्लस नहीं करते हैं। फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन में मैंने वेजेस को मशीन में प्लस किया क्योंकि मशीन खरीदी थी इसलिए। सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में मैंने वेजेस को वेजेस ही बोला है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में वेजेस इज आर एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और कैश गोज आउट तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। अब फर्क देखो, फर्स्ट वाले में मैंने वेजेस को मशीन में प्लस कर दिया, सेकंड वाले में मैंने वेजेस को वेजेस ही बोला क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने मशीन खरीदी थी, सेकंड वाले में कोई मशीन नहीं है, तो सेकंड वाले में वेजेस को वेजेस ही बोलेंगे। ये फर्क है, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बीइंग नरेशन, बीइंग वेजेस पेड, सिंपल बहुत, बीइंग वेजेस पेड। अब एक पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बस हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये टॉपिक अच्छी तरह लिखना। थियरी वाले पेज में एक नया पेज लेना, टॉपिक नंबर 4 हमारा। लिखना शुरू करो बेटा सब लोग। ओके बेटा, यहाँ से लेकर मैं एक नया टॉपिक शुरू करता हूँ। ये हमारा टॉपिक नंबर 5 होगा। पहले टॉपिक 4 लिख लेना सारा अच्छी तरह, फिर 5 पे जाना। टॉपिक नंबर 5 है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। मतलब ये 4 अलग अलग बातें हो गई, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, ये 4 अलग अलग बातें हो गई। सुनना ध्यान से, एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। परचेज को हटा देते हैं, पहले सेल पे कंसंट्रेट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ एसेट, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ एसेट्स, इन दोनों में क्या फर्क है वो मैं एक एक करके ट्रांजैक्शन वाइज आपको बता दे जाऊंगा। पहली ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑफ या वर्थ, सोल्ड गुड्स ऑफ या वर्थ ₹600 फॉर ₹900। हिंदी में ऐसे बोलते हैं 600 रुपए के गुड्स, हिंदी में बोलते हैं 600 रुपए के गुड्स 900 रुपीज में बेचे। और हिंदी 600 रुपए के गुड्स 900 रुपए में बेचे। तो अब मैं आपको अलग अलग वर्डिंग्स बताऊं इसके, मैं यहाँ पे साइड में लिख के बता दूं एक छोटा सा टेबल। देखो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को ऑफ भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को वर्थ भी बोलते हैं, या हिंदी में के बोलते हैं, ये सब एक ही बात है। तो 600 रुपीज के गुड्स, 600 रुपीज के गुड्स 900 रुपीज में बेचे, 900 रुपीज में बेचे। अब में मतलब सेलिंग प्राइस, या इसको फॉर भी बोलते हैं, फॉर, ठीक है। अब एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर देता हूं मैं, जैसे क्लियरली दिखे आपको। एक टेबल ड्रॉ करके बताता हूं तो आप कंपेयर कर पाओगे चारों अलग अलग ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, और आगे मतलब हमने 600 रुपीज के गुड्स 900 रुपीज में बेचे। अब ऑब्वियसली अगर हमने 600 रुपीज के गुड्स 900 रुपीज में बेचे तो 300 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ। 300 रुपीज क्या हुआ हमारा प्रॉफिट। यहाँ से इस टॉपिक में से नए नए रूल्स निकल के बाहर आएंगे, सुनना ध्यान से। 600 रुपीज के गुड्स 900 रुपीज में बेचे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका मैं साथ में पहले आंसर भी लिख देता हूँ, इसकी जर्नल एंट्री भी लिख देता हूँ। ये जर्नल एंट्री,
ठीक है, ये डेट 1। अगर हमने 600 रुपीज के गुड्स 900 रुपीज में बेचे तो हमारी जर्नल एंट्री में डेबिट भी होगा 900 और क्रेडिट भी होगा 900। मतलब जो 600 कॉस्ट प्राइस है वो कहीं पे भी नहीं आएगा, जो 300 रुपीज प्रॉफिट हुआ वो भी कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने गुड्स बेचे। अब यही ट्रांजेक्शन मैं एक बार आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में बता चुका हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जब भी होता था तो हम लोग तीनों अमाउंट लिखते थे, 600 भी, 300 भी, 900 भी। लेकिन ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर है जर्नल। जर्नल में हम लोग लिखेंगे कि कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट 900। फिर हम लिखेंगे कि हमारे गुड्स गए, मतलब सेल्स हमारी इनकम है, तो टू सेल्स अकाउंट 900, कैश कम्स इन, गुड्स गो आउट। कैश आया 900 और गुड्स गए 900। अब एक्चुअली इस 900 के दो पार्ट्स हैं। इस 900 में से 600 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस है और 300 रुपीज हमारा प्रॉफिट है। लेकिन रूल ये है कि गुड्स सेल करते टाइम प्रॉफिट या लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये रूल है। मैं फिर से बोलता हूँ, गुड्स सेल करते टाइम प्रॉफिट या लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मैं लिख के भी दूंगा ये रूल, सुनना ध्यान से। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, डन। ये हमारी पहला ट्रांजैक्शन भी बता दिया मैंने आपको, कैलकुलेशन भी बता दी, जर्नल एंट्री भी बता दी। मैं रूल भी बता देता हूँ, मैं यहाँ पे साथ में रूल भी लिख के देता हूँ आपको। ये फर्स्ट रूल, while selling goods profit or loss is not recorded separately. Profit or loss is not recorded separately. Profit or loss is not recorded separately in the journal. Profit or loss is not recorded separately in the journal. आपने देखा कि मैंने जितना भी प्रॉफिट हुआ हमारा 300 रुपीज, वो मैंने न डेबिट किया न क्रेडिट किया। मैंने डायरेक्टली 900 रुपीज लिखा, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है 900, डन। तो क्वेश्चन भी बता दिया, कैलकुलेशन भी बता दी, जर्नल एंट्री भी बता दी, रूल्स भी बता दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसके वर्किंग नोट्स हैं, ये वर्किंग नोट्स हमारे, और जर्नल एंट्री भी बता दी फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन की, ये जर्नल एंट्री और रूल्स भी बता दिए। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर यही गुड्स हम लोगों ने सेल किए हों लॉस पे, तो क्वेश्चन में ऊपर से कॉपी करता हूं, Ctrl+C Ctrl+V, सोल्ड गुड्स ऑफ या वर्थ ₹600 फॉर रुपीज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500। मतलब इस बार हमने 600 रुपीज के गुड्स, सेकंड डेट पे 600 रुपीज के गुड्स 500 रुपीज में बेचे। तो अगर हम लोगों ने 600 रुपीज के गुड्स 500 रुपीज में बेचे तो ऑब्वियसली हमारा 100 रुपीज हमारा लॉस हुआ। ये वर्किंग नोट्स हमारे। तो हमने 600 रुपीज के गुड्स 500 रुपीज में बेचे तो 100 रुपीज हमारा लॉस हुआ। यहाँ पे भी जो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस है, सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में भी जो डायरेक्टली हमारा सेलिंग प्राइस है 500, जो हमारा सेलिंग प्राइस है 500, डायरेक्टली उसी की जर्नल एंट्री होगी। जो हमारा सेलिंग प्राइस है 500 सीधा वही लिखेंगे, 600 कहीं पे भी नहीं आएगा, 100 कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे गुड्स है। गुड्स सेल करते टाइम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस ही चाहिए 500। अब मैं जर्नल एंट्री करके बता दूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा जर्नल एंट्री सेकंड डेट। अच्छा, जर्नल एंट्री पूरी सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पूरी सेम जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिर्फ अमाउंट इसकी 500 हो जाएगी, अमाउंट इसकी 900 की जगह पे इसकी अमाउंट 500 हो जाएगी। 500 डेबिट 500 क्रेडिट। जर्नल एंट्री वही, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि इसमें भी कोई पार्टी का नाम तो नहीं दिया हुआ है। अगर पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है मतलब कैश ट्रांजैक्शन, तो कैश आया गुड्स गए, कैश आया डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स गए, मतलब सेल हमारी एक इनकम है तो सेल होगा क्रेडिट। इसमें भी फर्स्ट वाले में भी मैंने डायरेक्टली सेलिंग प्राइस लिखा 900,
सेकंड वाले भी मैंने डायरेक्टली सेलिंग प्राइस लिखा 500। फर्स्ट वाले में 300 प्रॉफिट था, कहीं नहीं लिखा। सेकंड वाले में 100 लॉस था, वो भी कहीं पे भी नहीं लिखा। ये हो गया हमारा सेल ऑफ गुड्स। अभी हम लोग आ जाते हैं सेल ऑफ एसेट पे। सुनना ध्यान से, ट्रांजैक्शन नंबर 3 या डेट 3, यहां से थोड़ी लेवल और हार्ड हो जाएगी। डेट 3, अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स की जगह पे ये कंट्रोल C कंट्रोल V, फर्स्ट डेट को मैंने कॉपी किया, सिर्फ गुड्स की जगह पे मैं फर्नीचर कर देता हूँ। यहाँ पे गुड्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ फर्नीचर। ऑब्वियसली फर्नीचर हमारा एसेट है, बाकी तो मैंने सेम रहने दिया। सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹600 फॉर ₹900। अब यहाँ पे मैं वर्किंग नोट लिख देता हूँ कि हम लोगों ने एक, हिंदी में बताऊं तो हम लोगों ने एक 600 रुपए का फर्नीचर 900 रुपए में बेचा। तो ये फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस है, ये फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज, और हमने इसको बेचा कितने में? हमने इसको बेचा 900 रुपीज में। तो ऑब्वियसली 300 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ, 300 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ। अब जब फर्नीचर को हम बेचेंगे, 600 रुपीज का फर्नीचर 900 रुपीज में बेचेंगे और 300 हमारा प्रॉफिट हुआ, ये फर्नीचर हमारा एसेट है। अब रूल ये है कि एसेट को सेल करते टाइम प्रॉफिट या लॉस अलग से रिकॉर्ड करते हैं। ये जो 300 प्रॉफिट हुआ इसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे। अब रूल सुनना सब लोग, ये 600 कॉस्ट प्राइस है, ये 900 सेलिंग प्राइस है, और ये 300 रुपीज हमारा प्रॉफिट है। तो किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी वो सुनना। ये जर्नल एंट्री डेट 3, मैं पहले अमाउंट्स बताता हूं। 900 रुपीज जो सेलिंग प्राइस है उतना कैश कम्स इन। 900 रुपीज जो सेलिंग प्राइस है फर्नीचर का, इतना कैश हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 900। 600 रुपए का 600 रुपीज का फर्नीचर गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 600 का फर्नीचर हमारा चला गया, और 300 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ। ये भी नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि सारे के सारे इनकम्स को और प्रॉफिट्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। सारी इनकम्स और प्रॉफिट्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो 900 जो सेलिंग प्राइस है उतना पैसा हमको मिलेगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। 600 रुपीज का फर्नीचर गोज आउट, तो टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हमारा चला गया। और 300 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ, इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल। ये पूरा एक ही नाम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, ये पूरा एक ही नाम है। प्रॉफिट को अलग से क्रेडिट करेंगे। नरेशन बता रहा हूँ, 2 मिनट में ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। मैं एक बार स्क्रॉल कर दूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी 4th नंबर ट्रांजैक्शन बताऊंगा। इतना लिखना अच्छी तरह, ये लेक्चर में इतना लिख लेना, थोड़ी थोड़ी जगह, सब जगह पे थोड़ी लाइंस छोड़ देना, सब जगह पे। और भी रूल है, इतना लिखना, नेक्स्ट वीडियो में और भी रूल्स बताता हूँ।